नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। और इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर हैं। ओम बिरला पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम। यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से खेल के मैदान बनेंगे। हमारे नौजवान खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके, इसके लिए यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा। लेकिन ये प्रथम चरण है। मैं जिला कलेक्टर साहब को कहता जा रहा हूँ आज कि आज कल में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमें आगे का 100 करोड़ का प्लान बनाकर चलना है, ताकि हाड़ौती के अंदर ये खेल संकुल केवल राजस्थान का नहीं पूरे देश का एक महत्वपूर्ण खेल मैदान बन सके। क्योंकि इतनी बड़ी जमीन और इतनी अच्छी जमीन कहीं नहीं मिल सकती, जहाँ का वातावरण, जहाँ की प्रकृति अपना आप एक यहाँ की देन है। यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की किले, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का पर्यटन, और इसलिए हम दिशा में काम कर रहे हैं बूंदी को एक पर्यटन की नगरी बना सके। इसके लिए आने समय में यहाँ पर अच्छे खेल मैदान हो। जब पिछले दिनों मुझे आरटीडीसी के चेयरमैन मिले थे, जब गाड़ी चलेगी तो पैलेस एंड व्हील, तो उसको बूंदी रुकने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर ये जितनी भी बावड़ियाँ किले हैं वहाँ पर पसार लाइट लगाकर बूंदी को रात को भी देखने आए, कोटा के भी देखने आए, भीलवाड़ा के भी देखने, आसपास के लोग देखने आए तो लगे कि बूंदी किस तरीके का शहर है। और इसलिए बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से हमें प्रमुख बनाना है। और मुझे आशा है पर्यटन केवल बूंदी का नहीं, यहाँ के गांव का पर्यटन, यहाँ की बासमती का चावल, यहाँ का सैंडस्टोन। और इसीलिए जब मुझे पत्थर वाले मिले थे, उन्होंने कहा हम पत्थर जरूर काटते हैं लेकिन हमारा इलाका सबसे हरा भरा इलाका होगा, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित इलाका होगा। ये संकल्प हमारे पत्थर काटने वालों के मन में भी है। यहाँ पर खेती करने वाला किसान भी बैठा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर गांव के अंदर हम फलदार पौधे लगाएं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हर पंचायत तक हम आपको फलदार पौधे पहुँचा रहे हैं। आप सामूहिकता के गांव में उत्सव हो और हर गांव के अंदर फलदार पौधे लगाकर, जहाँ पर उस फल का के माध्यम से हमारी उपज भी आए और उस वर्ष से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और भावी पीढ़ी को पर्यावरण से सुरक्षित रख सकें। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। मुझे आशा है आज हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद बूंदी के हर शहर, नगर, गांव के अंदर, बूंदी के हर गांव डानी के अंदर हम फलदार पौधे लगाएंगे। यहाँ भी हम फलदार पौधे कुछ लगा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हर गाँव के अंदर, हर ढानी के अंदर, मैं आजकल देखता हूँ कि कई बूंदी के अंदर भी या कोटा के अंदर भी कई देखता हूँ कि लंबी लंबी खेती रहती है लेकिन पेड़ों का अभाव हो गया है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ी को लगे कि हमारे पूर्वज ये पेड़ लगे। और कोटपुतली में मास्टर प्लान का मामला, नगर परिषद की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। अवैध निर्माण को किया जा रहा है ध्वस्त। कल शाम को रोका गया था काम। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो नगर परिषद की कार्रवाई कोटपुतली में मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ यह मामला है। अवैध निर्माण यानी कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इस पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है। नगर परिषद की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो अवैध निर्माण किए गए थे उन्हें बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। जेसीबी मशीनें यहां पर लगाई गई हैं ताकि सड़क पर आए हुए अवैध निर्माण को हटाया जा सके। चूंकि किसी तरीके का विरोध ना हो, इसलिए यहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और इसी खबर पर कोटपुतली से हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, आज दूसरा दिन है, किसी तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा या सब कुछ जो है वो सहयोग से चल रहा है?
जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटपुतली शहर में जो मास्टर प्लान लागू करने की कवायद शनिवार को शुरू की गई थी और उसके तहत मुख्य चौराहे से लेकर अग्रसन तिराहे तक जो संरचनाएं थी जो सड़क विस्तारीकरण में आ रही थी उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी, जो देर शाम तक चली थी। हालांकि कल सुबह है जो हल्का सा विरोध बीजेपी नेताओं और कुछ लोगों द्वारा किया गया था, जिनको पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया था। उसके बाद माहौल काफी शांत था और कहीं किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आया था, क्योंकि भारी पुलिस अपना मौके पर तैनात था और पुलिस ने पूरी तरीके से है जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी थी। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड लगा के पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। कल देर शाम हो जाने के कारण आज फिर जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई थी कल देर शाम को, और आज सुबह 7 बजे फिर प्रशासनिक अधिकारी है जो भारी लाव लश्कर के साथ मौके पे पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। हालांकि जो कल जो व्यवस्था है इसको देखते हुए आज कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जो व्यापारी हैं वो भी है जो पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों में कैद है और उनका कहीं कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ मौके पे मौजूद है। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की वो बदस्तूर जारी है। हीरालाल, क्या इस बात के आंकड़े नगर परिषद के पास है कि कुल कितना अतिक्रमण है और कितना समय यहाँ पर लगने वाला है? जी, जो प्रशासन की ओर से 68 जो 68 अवैध संरचनाएं थी उनको नोटिस दिया गया था। उनके दुकान मालिक का जो मालिक थे उनको नोटिस दिया गया था। उनके तहत जो 68 संरचनाएं थी उनको तोड़ने की कार्रवाई जो शनिवार को की गई थी, लेकिन शनिवार को देर शाम हो जाने के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी। आज वो कार्रवाई फिर स्टार्ट की गई है और लगता है कि जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है दोपहर तक ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। जो प्रथम फेज की कार्रवाई है वो मुख्य चौराहे से लेकर अग्रसेन तिराहे तक की जानी है, जो आज पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड फेज की कार्रवाई है जो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगी, इसके लिए सोमवार को प्रशासन की ओर से जो अवैध संरचनाएं जिनकी है उन दुकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। 15 दिन का समय उनको दिया जाएगा कि वो अपनी जो संरचनाएं हैं उनको स्वतः ही हटा ले। अगर वो नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में लॉरेंस के नाम पर फिर से फिरौती मांगी गई। गैंग के नाम पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। पीड़ित ने मामला दर्ज करवा दिया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो एक बार फिर से बाड़मेर में लॉरेंस के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि यह जांच का विषय है कि फिरौती मांगने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं या नहीं। 5 लाख रुपए की मांग की गई है। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके के बड़गांव में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री की छत शनिवार देर रात अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में फैक्ट्री के एक मजदूर की छत के मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर उसमें दबे मजदूरों को बाहर निकाल जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी के रूप में हुई, जो इसी फैक्ट्री में काम करता था। हादसे के बाद फैक्ट्री में मौजूद दूसरे मजदूरों में हड़कंप मच गया। कोई कूलर की फैक्ट्री है, उसमें कोई मकान की फैक्ट्री की छत गिर गई, उसमें कोई दब गया है मजदूर वगैरह। इतला पे आदर्श नगर पुलिस में जाब्ता मौके पहुंचे, छत के वहाँ आसपास हटा के जेसीबी वगैरह से तलाश करी तो एक 20 वर्षीय लड़का जिसका नाम मोहम्मद आजम अंसारी पुत्र सलीम अंसारी निवासी बुलंदशहर यूपी का हाल निवासी कूलर फैक्ट्री पुराना बड़गांव था, जिसको मलबे से निकाला गया तो मृत पाया गया, जिसको जेएलएनएच मोर्चरी में रखवाया। अभी अजमेर में मार्बल व्यापारी का बेटा लापता हो गया। सुसाइड नोट मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया। व्यापारी का बेटा सर्वेश्वर लापता हुआ। पिता ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया गया। ब्याज के लिए टॉर्चर और ब्लैकमेल का आरोप लगाया। पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। मामले में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। तो अजमेर में एक मार्बल व्यापारी का बेटा लापता हो गया है। पिता ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट मिलने से हड़कंप मचा है। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है, ब्याज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पिता पुलिस के पास पहुंचे हैं, 3 लोगों के नाम लिखवाए एफआईआर में। फिलहाल बेटा लापता है।
बेटे का नाम सर्वेश्वर बताया जा रहा है। एफआईआर में लिखवाया गया आत्महत्या के लिए उकसाने का। अब चूंकि आत्महत्या हुई है या अभी नहीं हुई, सर्वेश्वर इस समय कहां है, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। संत आत्महत्या मामला, जालोर संत आत्महत्या मामला। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी आज जालोर जाएगी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट पहुंचेंगे जसवंतपुरा। कमेटी रिपोर्ट बनाकर पीसीसी को सौंपेगी। पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी भी मौजूद रहेंगे। तो ये जालोर में संत आत्महत्या से जुड़ा मामला है। अब कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी वहां पर जाएगी। पूरे मामले की रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये रिपोर्ट पीसीसी को सौंपी जाएगी। एक लंबे संघर्ष के बाद कल पुलिस और संतों के बीच में बात बनी और संत को समाधि दी गई। आज 3 सदस्यीय कमेटी यहां पर पहुंचेगी कांग्रेस की। इसमें पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी भी मौजूद रहेंगे। संत के सुसाइड के 40 घंटे बाद बातचीत के जरिए मामला पटरी पर आ ही रहा था कि समाधि की जगह की मांग पर संग्राम मच गया। पुलिस पब्लिक की इस भिड़ंत में पूरा इलाका लड़ाई का मैदान बन गया। पहले सुसाइड पर संग्राम, फिर समाधि के लिए कोहराम। विरोध प्रदर्शन और घमासान। जालोर बना जंग का मैदान। सुंधा पर्वत तलहटी के आश्रम के रास्ते के लिए अपने ही हाथों अपनी जान लेने वाले संत रविनाथ का पार्थिव शरीर 40 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा। गतिरोध दूर करने के लिए 4 दौर की बातचीत के बाद मामला पटरी पर लौट ही रहा था कि तभी समाधि की मांग पर फिर से संग्राम मच गया। संत के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग विधायक की जमीन पर ही महंत की समाधि बनाने को लेकर अड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग कर लोगों को तितर बितर किया। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और लोगों ने सुंधा माता जाने वाले मुख्य रास्ते को जाम कर दिया। लेकिन प्रशासन ने धैर्य दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लोगों से बातचीत जारी रखी, जिसका नतीजा भी निकला और लोग दूसरी जगह पर संत की समाधि बनाने पर राजी हो गए। हालांकि लोगों में अभी भी विधायक पूराराम चौधरी और उनके ड्राइवर के खिलाफ गुस्सा है। लोग दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जालोर जिले के सुंधा माता तलहटी में जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं संत रविदास का जो मौत को मामले को लेकर पिछले 35 से 40 घंटे से लगातार संत का जो शव था वो यहाँ पर जो फंदे में झूल रहा था। ऐसे में जिस तरीके से जो वार्ताओं का दौर था वो लगातार जारी रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज सवेरे जिस तरीके से प्रशासन व साधु संतों के साथ हुई वार्ता के बाद जो सहमति बन गई है, संत के शव को नीचे उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है जैसा इन्होंने रिपोर्ट दी है, तथा एफएसएल ने मौकावलोकन कर लिया है। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान सक्षम अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए। इसमें जो भी पुलिस के जो अन्य प्रयास रहते हैं अनुसंधान में, वो सभी स्तरों पर जारी है। कुछ चीजें अनुसंधानरत रहते हुए पूर्व में घोषित करना ठीक नहीं रहता, इसलिए पुलिस अपने लेवल पे सभी प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब विधायक की और उनके ड्राइवर सहित तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। इसको लेकर यहाँ के लोगों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी किया जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18। और इसी खबर पर जालोर से हमारे साथ श्याम जुड़ गए, उनसे बात करते हैं।
श्याम, क्या मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है या विवाद अब भी जारी है? देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम चला था संत की मौत को लेकर, विधायक पूराराम चौधरी सहित उसके ड्राइवर और एक अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया था। इन तमाम जो 2 दिनों का दौर था उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो अब कुछ ही देर में घटना स्थल यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी। इस कमेटी के अंदर राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट, अर्जुन सिंह बामणिया व जालौर के प्रभारी है भूराराम सिरवी के साथ में जालौर के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी घटनाक्रम की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी। आसिफ, मैं बता दूं कि कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे प्रकरण को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी और इस कमेटी का गठन करने के बाद में ये जो आज कमेटी है वो 11 बजे यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद में तमाम पहलुओं की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। क्योंकि आसिफ, जिस तरीके से जो पूरा विवाद उपजा था, संत की मौत हुई थी, इस मौत को लेकर जिम्मेदारी है जिनकी वजह से ये मौत को बताया जा रहा है वो भीनमाल के विधायक पूराराम चौधरी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। ऐसे में जिस तरीके से कल हुई पत्थरबाजी के अंदर पुलिस के कुछ जवान घायल हो गए थे, मामला इस तरीके से उग्र हो गया था, उसके बाद में हालात बेकाबू होने लगे। लेकिन जिस तरीके से शाम को जोधपुर से जो पुलिस के अधिकारी थे मांगलाल राठौड़ के साथ में पुष्पेंद्र, सुनील पवार सहित तमाम वो जोधपुर से आए हुए अधिकारियों ने मामले को संभाला और यहाँ पर हालात को काबू किया गया और उसके बाद में छठे दौर की हुई वार्ता के बाद कहीं ना कहीं सहमति बनी। पहले पूराराम की उसी जमीन के अंदर समाधि देने को लेकर विवाद उपजा और उस विवाद ने उग्र रूप ले लिया। उसके बाद वार्ता हुई और दूसरी जगह चेंज की गई और फिर आश्रम की जो जमीन थी उसी के अंदर शाम को तकरीबन 7 बजे महंत रविनाथ को समाधि दे दी गई और उस पूरे प्रकरण को लेकर मामला शांत हुआ। लेकिन अब आसिफ, राजनीति है इस पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन तक पूरी घटनाक्रम चली, यहाँ पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, कोई नेता नहीं पहुंचा। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये 3 सदस्यीय टीम आज यहाँ आ रही है, उसके बाद में तमाम जालौर जिले के नेता मीडिया की सुर्खियां खबर बनने के बाद में यहाँ पर वाहवाही लूटने के लिए कहीं ना कहीं आना शुरू हो चुके हैं। तमाम पहलुओं को लेकर अब आसिफ देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अंदर किस तरीके की रिपोर्ट जाती है और विधायक के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ उसमें जो जांच है वो CID CBI करेगी, क्योंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला है। इन तमाम पहलुओं पर अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पूरी चीज को लेकर विराम लगता है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जो लोग थे उन्होंने साफ तौर से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर विधायक व विधायक के ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले बड़े आंदोलन की है वो चेतावनी दे दी गई है। पूरी घटनाक्रम को लेकर जो है करणी सेना ने भी एक लेटर जारी किया और पूरी घटना के और कार्रवाई की मांग की है। जी श्याम, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इतने संत यहां पर इकट्ठा हुए, इतना हंगामा यहां पर बरपा और जिस विधायक के ऊपर आरोप है, जो बताया जा रहा है कि जमीन उस विधायक की है, इस पूरे घटनाक्रम पे ना वो सामने आए, ना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली, ना उन्होंने पक्ष या विपक्ष में कोई बात रखी। ऐसे में उनका सामने आना कितना जरूरी है, उनकी बात रखना कितना जरूरी है? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से विधायक की ओर से किसी भी तरीके की ऑफिशियली बाइट नहीं गई, उनके द्वारा किसी भी तरीके का बयान जारी नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फोन पर मीडिया को भी बयान दिए थे, हमारी भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बेतुके बयान दिए थे कि अगर मैं ही संत को परेशान करूंगा तो धरती इधर की उधर हो जाएगी। इस तरीके के बेतुके बयान और एक संत की मौत है वो पूरी तरीके से विधायक से जुड़ी हुई थी, विधायक की जमीन की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन विधायक ने खुल करके किसी भी तरीके से पूरी घटना का जिक्र नहीं किया। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनीतिक है वो भी अब सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधायक पूराराम चौधरी अब किसी भी तरीके से पूरी घटनाक्रम को लेकर सामने आते हैं या फिर किसी भी तरीके का बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ था वो निंदनीय था। 30 घंटे तक महंत का शव पेट से लटका रहा, लेकिन कोई भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। ऐसे में जो यहाँ के लोग थे, सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, उसका गुस्सा उग्र रूप ले लिया। इस पथरावबाजी हुई, हाईवे जाम किया गया और उसके बाद हालात बेकाबू हुए। जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
दौसा शहर की सड़कों पर आज सुबह बड़ी संख्या में आवारा गोवंश दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान चारों ओर गोवंश ही गोवंश नजर आए। इन गोवंशों के पीछे कुछ लोग बड़ी बड़ी लाठियां लेकर चल रहे थे और इनको वहां से खदेड़ रहे थे। दरअसल दौसा शहर में आतंक का पर्याय बने इन गोवंश को शहर से बाहर निकालने के लिए आज दौसा नगर परिषद की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान दौसा नगर परिषद के कार्य में बड़ी संख्या में सुबह के समय लोग एकत्रित हुए और शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में आवारा घूम रहे गोवंश को बाहर निकाला गया। इस दौरान इन सैकड़ों गोवंशों को दौसा गौशाला में भिजवाया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आवारा सांड या गाय बीच बाजार या सड़कों के ऊपर दौड़ती रहती हैं। आम लोगों को परेशानी होती है। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिस पर सांडों ने महिलाओं बच्चों पर हमला किया है और अब इन सभी को बाजार से बाहर निकालकर गौशाला में भिजवाया जा रहा है ताकि बाजार और सड़कें साफ हो सके और आम आदमी को किसी तरीके का कोई खतरा मोल ना लेना पड़े। ब्याज माफिया से परेशान होकर एक युवक के गुलाबपुरा के होटल में आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रवि खटीक उर्फ डेविड को हिरासत में लिया है। डेविड को एमपी बॉर्डर स्थित एक होटल से हिरासत में लिया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पुलिस का कहना है कि 1 अगस्त 2022 को कुमावत होटल में राजेंद्र शर्मा नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें मृतक राजेंद्र शर्मा ने रवि खटीक उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया पर आरोप लगाए। इसके बाद मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ गुलाबपुरा के सुपरविजन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में 2 स्पेशल टीम का गठन किया गया जिसने रवि खटीक उर्फ डेविड को हिरासत में ले लिया। इसकी घटना है गुलाबपुरा थाना स्थित हाईवे कुमावत रिसोर्ट पर एक राजेंद्र कुमार शर्मा नाम के लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी और मौके पे सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें 2 आदमियों को रवि उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया के ऊपर आरोप लगाए थे और उसके भाई ने मुकदमा कृष्ण गोपाल शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। दौरान मुलजिमों की तलाश बाबत एसपी साहब के निर्देशन में एडिशनल एसपी मैम और सीओ साहब के सुपरविजन में 2 टीमों का थाना स्तर पर गठन किया गया। जैसलमेर से लंपी के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। ग्रस्त पशुओं के उपचार को लेकर टीमें बनाई गई। 2 पशुपालन विभाग के कार्मिकों पर 1 अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट दफ्तर में देनी अनिवार्य होगी। टीएम डीना डाबी का एक्शन प्लान तैयार है। तो जैसलमेर में लंपी के खिलाफ एक रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप के ऊपर इसकी अध्यक्षता खुद कलेक्टर टीना डाबी करेंगी। ग्रस्त पशुओं के उपचार को लेकर ये टीमें बनाई गई हैं। 2 पशुपालन विभाग के कार्मिकों पर 1 अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। देश भर में पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही लंपी स्किन डिजीज से टोंक के गोवंश भी अछूते नहीं रहे। पशुपालन विभाग की ओर से किए गए सर्वे में नेशनल हाईवे पर वैष्णो देवी मंदिर गौशाला में 31 गोवंश समेत जिले भर में 50 गोवंश में लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि हुई। हालांकि अभी तक जिले में हालात नियंत्रण में है क्योंकि समय पर बीमारी की पहचान होने के साथ ही जरूरी छिड़काव समेत दूसरी सावधानियां बरती जा रही है। पशुपालन विभाग ने बीमारी की रोकथाम और उपचार सर्वे के लिए त्वरित कार्रवाई दल यानी आरआरटी को जिला और ब्लॉक स्तर पर गठन कर दिया है। अब तक 6419 पशुओं का सर्वे किया जा चुका है जिसमें से 50 में रोग की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा वैष्णो देवी गौशाला में 31 गोवंश लंपी स्किन रोग से ग्रसित हैं। लगभग 1,71,000 के लगभग अपने कैटल पॉपुलेशन है जिसमें 42 गौशालाएं हैं जिसमें 6417 जानवर हैं। उनमें केवल 2 गौशालाओं के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप मिला है जिसमें वैष्णो गौशाला में सर्वाधिक 31 जानवर प्रभावित हैं और 3 अपने गांधी गौशाला के अंदर है। बाकी मालपुरा क्षेत्र में 14 विलेज हैं जिसमें एक जानवर है ऑनर के जो बाड़ों में रहते हैं, उनमें ये डिजीज़ मिली है।
श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के पशुओं में लगातार पैर पसार रही लंपी स्किन वायरल डिजीज से जहां एक और पशुपालक परेशान है, वहीं दूसरी ओर गौशाला प्रबंधकों के सामने भी बड़ी चुनौती आ रही है। हालांकि गौशाला में संक्रमित पशुओं को आइसोलेशन वार्ड में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के साथ साथ गंगानगर वासी भी लंपी डिजीज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और अपने स्तर पर संक्रमित पशुओं तक पहुंचकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। गंगानगर की गौशाला का जायजा लेते हुए गंगानगर वासियों और गौ सेवकों से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पशुओं में लगातार बढ़ रही लंपी स्किन डिजीज से जहां एक और पशुपालक परेशान है तो वहीं दूसरी ओर गौशाला प्रबंधकों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्री गंगानगर जिले के आंकड़ों की बात करें तो संभवतः प्रदेश में सर्वाधिक इन्फेक्टेड पशु श्री गंगानगर जिले में ही है, जिनका आंकड़ा 30,000 को भी पार कर चुका है। वहीं 1,000 से भी ज्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की श्री गौशाला में मौजूद है और यहाँ के हम आपको आइसोलेशन वार्ड का नजारा दिखाएं तो देखिए गौशाला प्रबंधकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन्फेक्टेड जो पशुधन है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ताकि स्वस्थ पशुओं को संक्रमण या संक्रमित होने से बचाया जा सके। ये श्री गंगानगर की गौशाला का आइसोलेशन वार्ड है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये वो सारे पशु हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इस समय ट्रीटमेंट मिल रहा है इन्हें। हमारे साथ श्री गंगानगर जिले के गौशाला प्रबंधकों के साथ साथ कुछ यहाँ के समाज सेवी और गौ प्रेमी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि मुहिम चलाई है। जैसा हमने कोरोना में देखा कि लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने की, समाज सेवियों ने की, अब आपने क्या मुहिम चलाने का प्रयास किया है? किस तरह से आप जिला प्रशासन को सहयोग करेंगे? देखिए, गंगानगर जिले की जो अभी गौशालाओं की जो आपने बात सुनी है कि रिकवरी रेट अच्छा है, जबकि स्थिति ये अलग है। गांवों के अंदर रिकवरी रेट नहीं है, डेथ रेट जो है वो 25% से ज़्यादा है और पशु जो हैं वो बहुत तकलीफ में आकर के और बल्कि पशु रोते हैं। हमारी गायें जो हैं उनको आप जा करके प्रैक्टिकल में रोते हुए देख सकते हैं। इस गौशाला में भी आप देख लीजिए, सभी गायें जिनके ये बीमारी हुई है वो रो रही हैं। क्या लगता है कि क्या स्थिति होने वाली है? स्थिति तो अगर हालात नहीं सुधरेंगे तो भयावह स्थिति हो जाएगी। जो इनको दफनाने की स्थिति है वही बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये अभी भी मुश्किल है लेकिन आगे जाके और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी लैंड ही खाली नहीं पड़ी जिसपे अपन इसको दफना सके। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए निश्चित तौर पर गौशाला प्रबंधकों के साथ साथ पशुपालक भी परेशान है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस कवायद में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द इन्फेक्टेड पशुओं तक पहुंचा जाए और उनका इलाज किया जाए। लेकिन चूंकि मैन पावर ही नहीं है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस तरह से कल हमें श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी बताया कि कल 5 एडिशनल वेटनरी डॉक्टर्स के साथ साथ 15 नर्सिंग स्टाफ श्री गंगानगर को अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ उन जिलों से जहाँ पर अभी लंपी स्किन डिजीज का इन्फेक्शन नहीं है वहाँ से दवाई का स्टॉक भी गंगानगर मंगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन की, बहुत ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत है ताकि इस महामारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड में महामारी की तरह फैली लंपी स्किन डिजीज से गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों और स्कूल के विद्यार्थियों ने औषधीय रोटी का सहारा लेकर अनूठी पहल की है। लंपी स्किन महामारी बीमारी से निजात दिलाने के लिए हल्दी, काली मिर्च, कड़कड़ शक्कर और देसी घी की रोटी को रामबाण औषधि मानकर यहाँ के गौ सेवक, भामाशाह और विद्यार्थियों ने इसे गौवंश को देना शुरू किया है। गौसेवक फिटकरी युक्त पानी से गायों को पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में गौशाला और अन्य स्थानों पर नहला रहे हैं और साथ ही नीम की पत्तियों को जलाकर गौवंश के पास धुआं भी कर रहे हैं ताकि मक्खी मच्छर से संक्रमित गौवंश बच सके। सरपंचों को आज मीटिंग लेकर निर्देश दिए गए कि जो लंपी स्किन डिजीज है, इससे जो गौवंश ग्रसित हो रहा है, उनके जो मृत हो रहा है उनमें से, उनके लिए ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में खड्डे खुदवा के और इनको डालने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड गौवंश है उनको अलग रखने के लिए भी सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं। सभी सरपंच इस कार्य में लगे हुए हैं और इसको हम श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पूरा कर रहे हैं। गौवंशों के लिए खतरा बनते जा रहे लंपी को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का राजस्थान दौरा इस बात का संकेत है कि लंपी को लेकर केंद्र भी चिंतित है और इसकी रोकथाम के लिए वो राज्य सरकारों को हर संभव मदद करेगा। लंपी की बेकाबू रफ्तार, चिंतित है केंद्र सरकार। राज्य सरकार के साथ मिलकर वायरस पर वार। वार्ड लेवल पर रोकथाम की पहल, कारगर उपचार।
वायरस की लड़ाई के लिए होगा टीके का आविष्कार। राजस्थान के कई जिलों में गोवंशों के लिए काल बनते जा रहे लंपी को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधिकारी जहां पहले से ही खतरनाक हो चले वायरस की जांच में जुटे हुए हैं, तो अब खुद केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी इसकी रोकथाम और इलाज के लिए जयपुर में राज्य के पशुपालन मंत्री और अधिकारियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने देश में लंपी के बेकाबू रफ्तार पर चिंता जताई और कहा कि इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार सभी प्रभावित राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाएगी। उन्होंने भरोसा दिया केंद्र लंपी के खिलाफ लड़ाई में जरूरी दवाइयों के साथ साथ सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। लंपी वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अपना यूटी में भी एक में आया है, और 5-6 उत्तराखंड में भी अभी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। राजस्थान में वर्तमान में सभी प्रांतों में सबसे ज़्यादा है। राज्य सरकार के साथ हमारा संपर्क बनाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने तो यहां तक कहा कि खतरनाक हो चले लंपी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भी चर्चा कर रही है ताकि इसके खिलाफ कारगर वैक्सीन लाई जा सके। फिलहाल गार्ड बॉक्स वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे की रणनीति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके पशुपालकों को इस बीमारी में, इस महामारी में कैसे मददरूप हो सके, इसका रास्ता तय करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इधर गुजरात और राजस्थान के बाद लंपी कई दूसरे राज्यों में भी पैर पसार रहा है। ऐसे में एकजुट कोशिश ही इसके खिलाफ लड़ाई का कारगर जरिया बन सकती है। केंद्र का आगे आना और राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा एक बेहतर संकेत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की मौत। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की मौत हुई है। गोल्डन पैंथर शिवाजी की पार्क में मौत हो गई। शिवा पैंथर को डिस्प्ले एरिया में छोड़ा गया था। आज पिंजरे में मरा हुआ शिवा मिला। पार्क में वन्यजीव की मौत का सिलसिला जारी है। पैंथर की मौत पर बोलने को तैयार नहीं वन विभाग के अधिकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ। अरबाज, कुछ कारण या वजह पता चल पाई कि आखिर इस पैंथर की मौत कैसे हुई है? देखिए, अभी जो सुबह डिस्प्ले एरिया के अंदर जो पैंथर है शिवा, उसकी डेड बॉडी मिली है और इसके कारण पता करने की कोशिश की जा रही है आखिरकार कैसे इसकी डेथ हुई, क्योंकि इसको जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रेस्क्यू वाला एरिया बनाया हुआ है सेंटर का, वहां पर इसको रखा हुआ था। ऐसे इलाके में इसको रख करके जो है इसका लालन पालन किया जा रहा था। जयपुर के पास में साल भर पहले रायसर एक कस्बा है, वहां पर आप देखिए सिर्फ 5 दिन का महज बच्चा था, इसको लाया गया था। बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान था जयपुर जू का, जिसमें इन्होंने 5 दिन के बच्चे को लालन पालन करके बड़ा किया था। ये वही शिवा पैंथर है जो आज साल भर से ज्यादा का हो चुका था। काफी इसका कद और सारी चीजें बढ़ चुकी थी, पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन अचानक मौत कैसे होगी? तो पिछले अगर 2-3 साल में देखा जाए करीब 10 से 15 जो है बिग कैट्स का लगातार यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर अभी जो है शिवा की मौत ने सवाल खड़ा कर दिया है और नाम में थोड़ा गफलत होने की वजह से शिवा और शिवाजी की वजह से एक बार अफवाह ये भी फैल गई थी कि गोल्डन टाइगर जो नया कुछ दिन पहले लाया गया था उसकी डेथ हुई, लेकिन हमने जब कंफर्म किया तो पता चला कि ये शिवा पैंथर है। इसके विजुअल्स अभी अरेंज किए जा रहे हैं और भी डिटेल्स ली जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर रहा है वन विभाग और जो भी कारण है वो पता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो बिग कैट्स की मौतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। पहले 2 बड़ी गंभीर बीमारियों की वजह से यहाँ पर मौतें हुई, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस और जो कैनाइन डिस्टेम्पर है, ये 2 खतरनाक बीमारियां डिटेक्ट हो चुकी हैं। अब इसकी मौत का कारण क्या है ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। जी आसिफ। जी अरबाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।